जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। अदालत अपने फैसले में कहती है कि अदालत खुद अपने फैसले को मुअत्तल भी कर सकती है और किसी भी जज या केस को ट्रांसफर करने का इख्तियार चीफ जस्टिस के पास है, लिहाजा ये इनके इख्तियारात में मुदाखलत की एक तरह से कोशिश की गई है। मैं जस्टिस साहब से पूछूंगी, जैसे चीफ जस्टिस साहब के रिमार्क्स मुझे याद है 2-3 दिन पहले उन्होंने कहे कि एक वजीर आजम को नाअहल हुए इसी कानून के तहत तो दूसरे वजीर आजम को कैसे हम छोड़ सकते हैं। तो फिर आपको क्लियर कट लग क्या रहा है, राजा साहब के पास अब कोई ग्राउंड, मैंने जो पहले भी सवाल उठाया था, बचा है खत लिखने के हवाले से या नहीं? बीबी आप भी मुझसे सवाल वो करती हैं कि बस लगता है मुझे हर तरफ से मार पड़वाएंगी। नहीं सर, आपको नहीं, अच्छा, आप कानूनी राय बिल्कुल नहीं देखें, बात ये बीबी, ये जो ऑब्जर्वेशन का आपने चीफ जस्टिस साहब का हवाला दिया, बात है बड़ी सीधी सी है। जो अदालत में केस चल रहा है वो सिर्फ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डिनेंस की वायरेंस के हवाले से चल रहा है, और अदालत का जो इख्तियार था और है वो ये है कि इसको वाइड डिक्लेयर दे सकती थी, जो उन्होंने कर दिया। अब सवाल ये है कि राजा साहब का कंटेम्प्ट का अभी तो कोई सवाल ही नहीं, कोई केस ही किसी जगह नहीं है। खत नहीं लिखेंगे, पहले तो उन्होंने कह दिया था मेरी वही राय जो पहले वज़ीर आज़म। नहीं देखिए ना, ये बात मेरा ख्याल है क्योंकि ये जो इशू है ये ऑलरेडी किसी और जगह पेंडिंग है, और याद रखें अभी तक वहां पर राजा साहब को किसी कंटेम्प्ट कोर्ट के किसी भी कंटेम्प्ट के अभी तक शो काज नोटिस भी नहीं मिला, बल्कि अगर लास्ट टाइम की आप प्रोसीडिंग है तो उसमें तो आपको याद होगा कि जस्टिस खोसा साहब जहां पर ये केस पेंडिंग है वो तो बहुत अच्छी बातें कर रहे थे, और उसके बाद अटॉर्नी जनरल साहब भी आए, और उसके बाद तो शाम को माहौल ही बदल गया था, और सारी कौम को एक उम्मीद निकल गई कि शायद कोई ऐसा रास्ता निकल आए जिसको इस कौम को इस खत से उसके जान छूट जाए और मामला आगे चले। तो ये तो वो है कि मेरा ख्याल है कि ये इसीलिए बाद औकात हम ये कहते हैं कि जज साहिबान जो हैं वो जो भी फैसला दें वो लिख के दें, और वो जो है ऑब्जर्वेशन जो है उस पे ना जाएं, वो ना जाएं, क्योंकि लोग जो है बहुत ज्यादा उछालते हैं, लेकिन अल्टीमेटली देखें ना इस पूरे जजमेंट में आपने उस ऑब्जर्वेशन का कोई जिक्र नहीं सुना होगा। लेकिन मैं ये सवाल उठाऊंगी फवाद आपसे, ये जो फौजदारी मुकदमात के हवाले से इस्तिस्ना का मामला, अब इसमें आपको लगता है कि तय हो गया है फौजदारी मुकदमात में तौहीन अदालत के हवाले से? वो कह रहे हैं कोई इस्तिस्ना नहीं है। फिर इसमें अब जैसे हमने पहले भी ये डिस्कस किया 248(1) का जिक्र, 248(2) में फौजदारी मुकदमात में अगर उन पे भी कोई, अब जाहिर बात है सदर साहब इस्तिस्ना क्लेम नहीं कर सकते, हमें तो यही लग रहा है। आसमा बात यह है कि ये जो इस्तिस्ना आइन की अगर आप बात करते हैं कानून की, इस्तिस्ना का ये जो इस्तिस्ना इस कानून में दिया गया था वो तो वर्बटम आर्टिकल 248 में 1 में और 248(2) में पहले ही आइन में मौजूद है। जहां अभी महमूद रशीद साहब बात कर रहे थे कि जी इस्तिस्ना नहीं होने चाहिए, तो देखें इस्तिस्ना, पहली बात तो ये है कि कंटेम्प्ट के जरिए क्या कर रहे हैं जजेस, अपने लिए इस्तिस्ना मांग रहे हैं ना कि हम पे तनकीद नहीं होनी चाहिए, हमारे लिए तनकीद का मयार जो है वो मुख्तलिफ होना चाहिए। इसी तरह से सदर और वज़ीर आज़म के लिए पूरी दुनिया में इस्तिस्ना है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, क्योंकि रियासत आपने चलानी है। कोर्ट भी ये कहती है कि पूरी दुनिया में आधी से ज्यादा, वो कहते हैं यूरोप में, अमेरिका में तौहीन अदालत के कवानीन मौजूद है, लेकिन ये बात करते हैं बिल्कुल पूरी दुनिया में कवानीन मौजूद है, इसलिए कंटेम्प्ट लॉ भी होना चाहिए और इस्तिस्ना भी होना चाहिए। तीसरी बात यह है कि जब दोनों चीजें होनी चाहिए, क्योंकि ये पूरी दुनिया में इसके बगैर रियासती निजाम नहीं चलते। अगर आप इस्तिस्ना को नहीं मानते इस्लाम के मुताबिक, तो इस्लाम के मुताबिक तो फिर कंटेम्प्ट भी नहीं है। काजी की तौहीन के ऊपर कोई कानून इस्लाम में नहीं है, और काजी पर तनकीद हो सकती है जितनी मर्जी करें आप, कोई उसके ऊपर कदगन नहीं है। इस्लाम को हमने बनाया हुआ है कि जहां मेरी मर्जी होगी वहां इस्लाम आ जाएगा, जहां पर किसी दूसरे का इंटरेस्ट होगा तो इस्लाम नहीं होगा। इसलिए मैं एक मिनट मेरी बात पूरी मुकम्मल होने दें, बात इस्लाम की बात इस्लाम के ऊपर जो है नहीं कोई चीज इस्लाम की, ये जो आर्टिकल 2 है ये 1985 में जनरल ज़ियाउल हक ने 8वीं तरमीम के जरिए डाला था, ओरिजिनल आइन में के ऊपर में नहीं था। 1947 से किसी आइन का ये हिस्सा नहीं था, और इसको हम नहीं मानते, और मैं ये समझता हूं कि बिल्कुल इसको आइन का प्रियम्बल होना चाहिए, आइन का हिस्सा नहीं होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि आइन साजी का और कानून साजी का इख्तियार बहरहाल पार्लियामेंट का है, पार्लियामेंट कॉम्पिटेंट फोरम है, और अदालत ने अगर इसको भी यूसर्व कर लिया तो फिर पाकिस्तान में जमहूरियत के ऊपर तो कुछ नहीं ना रहेगा, फिर तो सब कुछ। अदालत, आपको लग रहा है कि इसमें सलब करने की कोशिश की जा रही है? तो सलब कर ली है, मुझे ये बता दें कि इस्लाम में काजी पे आप तनकीद नहीं कर सकते क्या? जैसे वो कह रहे हैं कि इस्लाम में तौहीन अदालत का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। देखिए, ये एक बड़ी लंबी बहस होगी, मैं कोई इस्लाम का कोई एक्सपर्ट या मुजतहिद नहीं हूँ, सिर्फ मर्जी का इस्लाम के ऊपर आप एक्सपर्ट हैं। राय दूं, मैं सिर्फ इनसे ये एक बात पूछना चाहता हूँ फवाद चौधरी साहब से कि खुदा के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर उसका दिबाचा प्रियम्बल वो ही पढ़ लें जरा,
उसके अंदर बड़ी वाज़ेह चीजें लिखी हुई हैं। वाज़ेह चीजें हैं ना। कोई ऐसी कानून साजी नहीं होगी जिससे अदलिया के, आला अदलिया के इख्तियारात को सलब किया जा सलब कहाँ किया गया है? ये उसके अंदर है, वो पढ़ लें और आपको अदालत खुद कह रही है, अदालत ये कह रही है ना, नहीं अदालत ये कह रही है कि चीफ जस्टिस के पास कहेंगे कि ये केस तब्दील करने का इख्तियार चीफ जस्टिस का नहीं है तो अदलिया की आजादी सलब हो जाएगी, फिर तो किसी भी तौर पे भी अदलिया की सलब हो जाएगी। सूली पे लटकी हुई है और आप ये खत लिख क्यों नहीं देते? आप अदलिया के फैसलों के सामने सर तस्लीम खम कर क्यों नहीं देते? आप कोई ऐसी कानून साजी क्यों करते हैं कि जो आइन की बुनियादी रूह के खिलाफ हो, अदलिया के इख्तियारात को सलब करने? आप कानून बना सकते हैं, उसकी इंटरप्रिटेशन वही कबूल की जाएगी जो सुप्रीम कोर्ट करेगी। जो सुप्रीम कोर्ट के आपके लाडले हैं बने हुए आजकल, उससे आप इख्तिलाफ कर सकते हैं, लेकिन आप उसका इख्तियार अदलिया का, इंटरप्रिटेशन का, अदालत कवानीन का जायजा तो ले सकती है। ये तो एक चीज क्लियर है ना, अदालत कवानीन का जायजा ले सकती है। बात यह है कवानीन का जायजा लेती है, लेकिन पूरी दुनिया में कुछ असूल है इंटरप्रिटेशन के, कुछ असूल है लॉ के। ये आइन में कहीं नहीं लिखा हुआ कि इंटरप्रिटेशन का हक जो है अदलिया का है। हम लीगल फिलॉसफी के तहत कहते हैं ना कि अदलिया इंटरप्रेट करेगी। ये एक डिबेट है, ये एक बड़ी डिबेट है। मैं सदीकुल फारूक साहब से पूछती हूँ कि ये हम एक दूसरी जानिब डिबेट की जा रहे हैं कि किसको मैं बिल्कुल उनसे भी जरा पूछ लूँ ना, आप इतनी देर से बात करें, आपने अपनी सारे तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार भी कर लिया। सदीकुल फारूक साहब, ये अब वो कहते हैं कि जी अदलिया कहती है हमें हक है तशरीह का, कभी कहते हैं जी पार्लियामेंट के पास भी इख्तियार है, जाहिर बात है ऑफ कोर्स पार्लियामेंट के पास इख्तियार है क़वानीन बनाने का। आपको ये लग, अब ओवरऑल अब हम इस पे आते हैं कि आपको ये लग रहा है कि ये अब जो पहले बहस निकली थी कि इदारों के दरमियान, और सदीकुल फारूक साहब जो है अपनी पार्टी से लाइन ले लेते हैं, इनकी पार्टी मुशाहिदुल्लाह कहते हैं पार्लियामेंट सुप्रीम है, इसके ऊपर कोई दो राय नहीं है। सदीकुल फारूक साहब ने अपनी लाइन, वो जवाब दे रहे हैं, जवाब दे दें उनको। मैं जो बात कर रहा हूँ मैं इसका पूरी तरह से जिम्मेदार, और कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली बिल्कुल मेरे नज़दीक मौजूदा पार्लियामेंट से बालातर है। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली कॉन्स्टिट्यूशन दे और उसकी जो स्पिरिट हो, उसकी स्पिरिट के खिलाफ ये पार्लियामेंट तो कानून नहीं कर सकती, ना कानून बना सकती है, ना आइन में तरमीम कर सकती है। और इसके इंटरप्रिटेशन का हक जो है उसी कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली ने सुप्रीम कोर्ट, थर्ड क्लास आर्गुमेंट है। ये बात जब मौजूद है, जमहूरियत खत्म कर दो और आइन सुप्रीम कोर्ट को दे दो। नहीं, जमहूरियत नहीं खत्म करो, लेकिन आपके रवैये से कि आपको, मैंने जैसे पहले कहा था, जो एक डिक्टेटर का चीफ जस्टिस बनाया हुआ है वो आपको कबूल है, और जो मेरिट पर आया वो आपको क्या लग रहा है? ये भी तो परवेज मुशर्रफ का बनाया हुआ चीफ जस्टिस है। ये चीफ जस्टिस आपने बनाया है, चीफ जस्टिस भी परवेज मुशर्रफ ही बना के गया था, आप भूल गए हैं। अब अगर उसी कानून के मुताबिक ये मामला जो है ये आएगा, ये मामला जब सामने आ जाएगा, उसके बाद ये अगर खत नहीं लिखेंगे, सुप्रीम कोर्ट के वाज़े हुक्म की खिलाफ वर्जी करेंगे, तौहीन के मुर्तकिब होंगे। अब सर हम लग रहे हैं महाजराई की जानिब जा रहे हैं अदालतों के दरमियान या सुप्रीम कोर्ट के दरमियान, वो क्योंकि वो कह रहे हैं हमारे इख्तियारात सलब किए। मैं एक बात देखिए, सदीकुल फारूक साहब ने पहली दफ़ा एक बात कही, मैं इग्नोर कर गया, दूसरी दफ़ा दोबारा बात की। दस्तूर साहब देखिए बीबी, ये बड़ा खतरनाक आर्गुमेंट। मैं एक छोटी सी बात करता हूँ। 1970 का जब इलेक्शन हुआ था, सारे पाकिस्तान का इलेक्शन हुआ था, फिर एक सानिया हो गया, और उस वक्त 1970 में एक आइन बनाया गया, फिर 238, 239 बनाया। ये जो है ये बुनियादी ढांचा, मुझे तो आज तक उसकी समझ नहीं आई। उसकी वजह सुन लें, बुनियादी ढांचे की सबसे पहले बहस हुई जाके महमूद खान अजज़ई केस में, ठीक है ना। उसके बाद आया इरशाद हसन खान ने जजमेंट दी, जो कि मुशर्रफ साहब ने टेक ओवर किया था, यानी कि मुशर्रफ ने टेक ओवर किया, उसको बात बुरी नहीं लगी बुनियादी ढांचे के खिलाफ। उस मुशर्रफ को 3 साल के लिए उसको इख्तियार दे दिया कि जनाब तुम आइन में तरमीम कर लो। ये उसको बुरी नहीं लगी कि वर्दी वाले को तुमने एक आदमी को इख्तियार दे दिया, लेकिन फिर भी बुनियादी ढांचे। और तीसरी बात, 18वीं तरमीम आई ना, 18वीं तरमीम में पाकिस्तान में पहली मरतबा बुनियादी ढांचे पर बात हुई, दस्तूर साज असेंबली की बात हुई, लेकिन बात है उसका फैसला। मेरा कहना यह 70 से लेकर ये 2012 है, दिनों में दुनिया तब्दील हो गई। तो ये कह देना कि ये पार्लियामेंट जो है, जो 1970 का एक कानून आइन बन गया, उसका एक ढांचा है और ढांचे के खिलाफ कोई बात नहीं हो सकती। लेकिन उस आर्गुमेंट पे सर ये बात की जाती है, जो हमने जो पढ़ा ये सुना कि 1973 की जो असेंबली थी वो दस्तूर साज असेंबली थी। लेकिन सुने, ये दस्तूर साज सुन लें, ये भी बड़ी खतर।
جو لوگ کہتے ہیں کہ جو یایا نے الیکشن کروایا تھا دیانتدارہ لکھا تھا، یہ سب ان کو بات کا پتہ ہی نہیں. یایا نے بدنیتی کی بنیاد پر کرایا. اس کا LFO پڑھ لیں. اس نے اس وقت جو حالات تھے، جو سب جو الیکشن جو ہے بالکل اس سے رزلٹ مسئلہ، اس کو 100% یقین تھا ایجنسیز کی رپورٹ کی بنیاد پر کہ یہ اسمبلی جو ہے کہ چوچو کا مربع تھا. اس نے پرویژن رکھی تھی کہ 4 مہینے میں اگر تم نے یہ آئین نہ بنایا تو ڈیزالو ہو جائے گی اور میرا اقتدار چلتا رہے گا. اس کو کیا خبر تھی کہ 162 میں سے 160 سیٹیں جو ہے نا وہ سائیکلون آ کے اور مجیب الرحمان لے جائے گا تو اس کا سارا قصہ ختم ہو جائے. گزارش یہ ہے، یہ بات کہہ دینا کہ ایک اس کا بنیادی ڈھانچہ ہے وہ دستور ساز ہے، یا پھر 238 اور 239 کو اڑا دیں. یہ دیکھیں ہم کو وہ غاروں کے اس میں تو نہیں رہ رہے. دنیا بدل گئی، حالات بدل گئی، سوچ بدل گئی. یہ جو آج جو نہیں، یہ جو چیزیں لے کر بیٹھی ہوئی ہیں، بالکل موبائل انٹرنیٹ کا زمانہ 1973 میں کوئی سوچ سکتا تھا. تو دیکھیں ہر وقت چینج کی ضرورت ہوتی ہے. سمجھنے کے لیے بالکل امریکہ کا آئین جو ہے کتنے 100 سال پہلے بنا ہے، اور اس سارے عرصے میں 200 سے کچھ زیادہ، اور اس سارے عرصے میں کتنی ترامیم ہوئی، اس میں کتنی ترامیم ہوئی؟ 52. چھوٹا سا آئین ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ اگر 1973 میں جو الیکشن ہوا تھا کانسٹیچوئنٹ اسمبلی کا، وہ نیت جو ہے وہ بات کی بات ہے، اور اس نے آ کے جو آئین بنایا، ان کے سامنے اس وقت اقتدار کی بات نہیں تھی، ان کے سامنے ملک ریاست کے مفادات کی بات تھی. اس وقت جو اسمبلی ہے، یہ پارلیمنٹ ہے، انہوں نے تو فوراً یہ کیا نا کہ وزیر اعظم ایک جو ہے وہ توہین عدالت میں گیا ہے، اب ہم نے دوسرے وزیر اعظم کو بچانا ہے، دوسرے کو بچانا، اور پلس صدر صاحب نے خط نہیں لکھا، اور اس لیے اس کا بنایا ہوا قانون اور اس کانسٹیچوئنسی کا بنایا ہوا جو آئین ہے، اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. جج صاحب اتفاق نہیں کر رہے، وہ آپ کی بات سے اتفاق نہیں کر رہے. جج صاحب انسان ہے، میں بھی انسان ہوں، میں بھی محسوس کرتا ہوں، میں آپ کی اپنی پولیٹیکل رائٹ. ٹھیک ہے، آپ کی پولیٹیکل رائٹ. میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا فواد صاحب، آپ پیپلز پارٹی کے پاس اب کون سا ہتھیار باقی رہ گیا خط نہ لکھنے کے حوالے سے؟ اب زرداری صاحب کو پھر ظاہری بات ہے، یہ وہی ڈیبیٹ ہے، توہین عدالت ہی کی ڈیبیٹ ہے جو خط کے معاملے پہ ہی جا کے رکے گی. اب آپ کو کیا لگ رہا ہے پہلی کہ بات خط تو لکھنے کا ذرا معاملہ؟ صدیق الفاروق صاحب کو ایک بات میں یاد کرا دوں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ پرویز مشرف صاحب کا بنایا ہوا چیف جسٹس قبول ہے. یہ جو چیف جسٹس صاحب تھے یہ بھی پرویز مشرف صاحب نے بنائے تھے، اور 2001 میں نواز شریف صاحب کے اوپر جو کرپشن ایلیگیشنز بھی تھے وہ بھی انہی جج صاحب نے جو ہے وہ اس کے اوپر تصدیق، مہر کی تصدیق ثبت کی تھی ظفر علی شاہ کیس میں، اور نواز شریف صاحب کو کرپٹ قرار دیا تھا. وہ بھی موجودہ ہی چیف جسٹس صاحب تھے. بعد میں انہوں نے اپنی وفاداریاں اریسٹ کر دیا تھا، بعد میں اور ان کی بحالی میں جسٹس صاحب بھی تھے، میں بھی تھا، بے نظیر بھی تھی، ہم سب تھے، اور بعد میں پھر یہ عدلیہ بحال ہوئی ہے. چھوڑیں، آپ آگے آئیں، بعد میں پرانی بات کر رہے ہیں، آپ آگے آئیں. بعد میں چیف جسٹس صاحب نے اپنی وفاداریاں تبدیل آگے آئیں، آپ بات آگے کریں، بعد میں پرانی بات چھوڑیں، اپنی وفاداریاں تبدیل کر لی تو اب صدیق الفاروق صاحب کو محبوب لگنے لگے. ایسی بات نہیں ہے، ان کو ہمدردی ہو سکتی ہے ان کے ساتھ. لیکن اب کا معاملہ ایک تو خط لکھنے کا معاملہ، راجہ صاحب کو کا معاملہ، اور پھر پلس زرداری صاحب کا معاملہ. یہ اب آپ کو کیا لگ رہا ہے اتحادی کیا آپ کو مشورہ دیں گے؟ پرویز اشرف صاحب کا اس قانون سے کوئی تعلق نہیں، ان کو تو 248(1) میں آئین میں تحفظ ہے، اس سے تو ایسے ہی پروپیگنڈے کے طور پر آج عدالت کہہ رہی ہے فوجداری مقدمات میں آپ کو نہیں استثناء، 248(1) میں استثناء فوجداری میں نہیں دے رہے. یہ ہے کہ کالا پیسہ ہے، صدر مملکت کا کالا پیسہ صدر مملکت سے بننے سے پہلے کا ہے، اور اس کے لیے خط لکھنے کی بات ہو رہی ہے کہ مقدمات آپ مداخلت کرتے ہیں. تھوڑی سی مجھے بھی مداخلت کرنے دیں، آپ بہت مداخلت کرتے ہیں. ایک وقت میں اگر ایک بات کریں، اس لیے وہ خط بات یہ ہے کہ جو سارا معاملہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نون ججوں کے ساتھ مل کے ایک سازش کرنا چاہتی ہے، اور وہ سازش یہ ہے کہ تحریک انصاف بھی شامل ہے. آپ یہ کہتے ہیں تحریک انصاف بھی شامل ہے، انصاف بھی ہوگی، لیکن یہ سازشی بیٹھے ہوئے ہیں نا، یہ جو آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں یہ پرانے سازشی ہیں، یہ کوئی نئے سازشی نہیں ہے. انہوں نے پہلے فوجیوں کے ساتھ مل کے سازش یہ ہے. فیصلے میں پہلے یہ ایک بات سمجھا دیں، اس فیصلے میں ہاں میں بتا رہا ہوں نا، وہ سازش سے میں نے آپ کو بتا دی، وہ تو میں نے بتا دیا نا کہ یہ جو آج منی لانڈرنگ کے اوپر جو آیا ہے کہ چیف جسٹس ہاؤس استعمال ہوا ہے، وہ بنیادی طور پہ فیصلے کا مقصد یہی ہے کہ جو کرپشن کے ایلیگیشنز ہیں ارسلان افتخار کے اوپر اور چیف جسٹس صاحب کے خاندان کے اوپر، اس کے اوپر کرٹیسزم جو ہے وہ نہیں آنا چاہیے اور اس کو ڈرایا جائے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ چاہتے یہ ہیں کہ آپ یہ کریں، آپ یہ چاہتے یہ ہیں کہ یہ کیا جائے کہ ان کے اوپر کسی طریقے سے آصف زرداری جو ہے وہ ایوان صدر میں نہ ہو جب اگلے الیکشن ہو. یہ ساری سازش ہے مسلم لیگ نون کی.